बचपन से लेकर आज तक हर आम घर में एक ही बात सिखाई जाती है। अच्छे से पढ़ाई करो, टॉप ग्रेड्स लाओ, एक बढ़िया सी नौकरी पकड़ो और बस जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ, मतलब यही तो सक्सेस का फॉर्मूला बताया जाता है सबको। बिल्कुल। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज हम इसी सदियों पुरानी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देने वाली एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो द डीप डाइव में स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां अलग-अलग सोर्सेज, किताबों और रिसर्च की गहरी चर्चा होती है, ताकि वहां से सबसे जरूरी और सोच बदल देने वाला ज्ञान निकाला जा सके। सही कहा। तो अब आज का विषय सच में बहुत ही खास है। हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी की बेहद मशहूर और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड को अपना सोर्स मटेरियल बना रहे हैं। और ये एक ऐसा सोर्स मटेरियल है जिसने पूरी दुनिया में लोगों के फाइनेंशियल नजरिए को हिलाकर रख दिया। आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मकसद ये समझना है कि आखिर अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो मिडिल क्लास और गरीब परिवारों में जो कभी नहीं सिखाया जाता। एकदम सही। स्कूल में हमें साइंस, मैथ, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे का प्रबंधन मतलब पैसे को कैसे मैनेज किया जाए ये कोई नहीं सिखाता। इस चर्चा के जरिए मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम समझें कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक समझ की कमी किस तरह एक पढ़े लिखे इंसान को की जिंदगी भर के फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसा सकती है। हाँ, और ये चर्चा सुनने वालों को किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड में नहीं डालेगी। हम सीधे उन मूल बातों पर जाएंगे जो सच में प्रैक्टिकल हैं। तो शुरुआत करते हैं इस किताब के सबसे बुनियादी आधार से। किताब का नाम ही अपने आप में एक कहानी है, रिच डैड पुअर डैड, यानी दो अलग अलग पिताओं और उनकी विचारधाराओं का टकराव। बिल्कुल। जो पुअर डैड हैं वो दरअसल लेखक के अपने असली पिता हैं। वो हाईली एजुकेटेड हैं, उनके पास पीएचडी की डिग्री है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के सबसे बड़े और नामचीन संस्थानों से पढ़ाई की। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में गुजरी और जब उनका निधन हुआ तो वो अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़कर गए। दूसरी तरफ अगर हम रिच डैड की बात करें तो कहानी बिल्कुल उलट है। ये रिच डैड लेखक के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। इन्होंने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। फॉर्मल एजुकेशन के नाम पर उनके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन आगे चलकर वो हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही लोग कड़ी मेहनत करते थे। दोनों की आमदनी शुरुआत में अच्छी थी, पर पैसे को लेकर दोनों का नजरिया, उनका माइंडसेट जमीन आसमान का फर्क रखता था। पुअर डैड की सोच थी कि पैसे का लालच हर बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। ये फर्क सच में बहुत बड़ा है। यही माइंडसेट का फर्क उनके रोजमर्रा के शब्दों में भी झलकता था। जैसे अगर कोई महंगी चीज खरीदनी हो तो पुअर डैड सीधा कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और बस बात वहीं खत्म। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। पर रिच डैड उसको एक सवाल की तरह देखते थे। वो कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक छोटा सा सवाल, पर ये दिमाग को नए रास्ते और आमदनी के नए जरिए ढूंढने पर मजबूर कर देता है। उस चुनौती को अपने दिमाग की कसरत बनाता है। और इस किताब में इसी माइंडसेट को समझाने के लिए एक बेहद मजेदार किस्सा दिया गया है। जब लेखक सिर्फ 9 साल के थे तो उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने की ठान ली। उन्होंने एक तरकीब निकाली। पड़ोसियों से जाकर उन्होंने टूथपेस्ट की पुरानी ट्यूब्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हाँ, उस जमाने में टूथपेस्ट की ट्यूब्स प्लास्टिक की नहीं बनती थी। बिल्कुल, वो लीड यानी सीसा की होती थी। उन दोनों बच्चों ने उन ट्यूब्स को पिघलाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सांचा बनाया और उस पिघले हुए लीड से अपने खुद के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। पूरी एक मिनी फैक्ट्री लगा दी थी उन्होंने अपने गैराज में। वहां हर तरफ सफेद पाउडर उड़ा हुआ था और आग जल रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लेखक के एजुकेटेड पिता यानी पुअर डैड वहां आते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे लीड के सिक्के ढाल रहे हैं, और फिर उन्हें बच्चों को बैठाकर समझाना पड़ता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसे सरकार की भाषा में काउंटरफीटिंग यानी नकली नोट छापना कहते हैं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन बच्चों के अमीर बनने के सपने तो बस वहीं टूटकर बिखर गए। पर उस नाकाम कोशिश के तुरंत बाद ही उनकी असली फाइनेंशियल शिक्षा शुरू होती है। रिच डैड जो माइक के पिता थे, उन्होंने तय किया कि वो इन बच्चों को पैसे का असली सबक सिखाएंगे। लेकिन उनका सिखाने का तरीका किसी क्लासरूम जैसा नहीं था।
उन्होंने दोनों बच्चों को अपने एक सुपर इलेट यानी मिनी मार्ट में काम पर रख लिया। शर्त ये थी कि उन्हें हर शनिवार 3 घंटे काम करना होगा और उसके बदले उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे दिए जाएंगे, जो कि 1950s के हिसाब से भी बहुत कम थे। बच्चे जल्दी ही इस कम सैलरी से परेशान हो गए। जब लेखक गुस्से में काम छोड़ने गए, तब रिच डैड ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया जो इस किताब का सबसे बड़ा नियम बन गया। उन्होंने सैलरी बढ़ाने के बजाय उन बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में काम करने को कह दिया। मुफ्त में काम करने का ये सुनकर तो किसी को भी अजीब लगेगा, पर इसके पीछे की शिक्षा बहुत गहरी थी। रिच डैड समझाना चाहते थे कि अगर इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा तो वो हमेशा पैसे का गुलाम बनकर रह जाएगा। वो समझाना चाहते थे कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इसको एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाया गया है, जिसे रैट रेस कहते हैं। हाँ, वो गधे वाला उदाहरण। एक गधे की सोचिए जिसके सामने उसका मालिक एक डंडे पर गाजर लटका कर चलता है। गधा उस गाजर को पाने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है, बोझ धोता रहता है। गाजर उसके मुंह में कभी आती नहीं, पर मालिक की मंजिल जरूर आ जाती है। इंसान की जिंदगी में भी यही होता है, जहां डर और लालच उस गाजर का काम करते हैं। डर कि अगर काम पर नहीं गए तो खर्चा कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा। ये डर रोज सुबह लोगों को बिस्तर से उठाकर नौकरी पर भेजता है। और जैसे ही महीने के आखिर में हाथ में सैलरी आती है, तब लालच अपना काम शुरू कर देता है। नई गाड़ी, नया फोन, बड़ा टीवी, ये लालच नए खर्चे पैदा कर देता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, बिल भरना, लालच में खर्च करना और फिर अगले दिन डर के मारे काम पर जाना। यही वो चरखा है, वही रैट रेस है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और इस रैट रेस से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की समझ। रिच डैड ने इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा नियम बनाया था, जिसे किस प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कीप इट सुपर सिंपल। क्योंकि स्कूल में हमें लंबा चौड़ा हिसाब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाया जाता है, पर अकाउंटिंग और कैश फ्लो क्या होता है ये बताने वाला कोई नहीं होता। असल में अमीर बनने के लिए बस एक ही चीज समझनी सबसे जरूरी है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर। दरअसल डिक्शनरी में या किसी फाइनेंस की टेक्स्ट बुक में इन शब्दों के बहुत मुश्किल मायने मिलेंगे, पर रिच डैड शब्दों पर नहीं, नंबर्स के कैश फ्लो पर ध्यान देते थे। बहुत ही आसान भाषा में एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डाले, जैसे कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां से हर महीने किराया आ रहा हो, या ऐसे शेयर्स जो हर साल डिविडेंड देते हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो खुद चल रहा हो। और लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकाले। अमीर बनने का एक ही राज है कि पूरी उम्र बस एसेट्स खरीदने पर फोकस किया जाए। गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदते हैं और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें एसेट समझ लेते हैं। ये जो गलती वाली बात है ना, इसने एक बहुत बड़े मिथ यानी एक सदियों पुराने भ्रम को तोड़ा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका अपना घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। पुअर डैड भी यही मानते थे कि उनका घर ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। पर रिच डैड ने बिल्कुल उल्टा सिखाया। उनके मुताबिक ज्यादातर केसेस में घर लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा घर लेने का मतलब है एक बड़ा मॉर्गेज या होम लोन लेना, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स देना, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा और इंश्योरेंस भरना। हर महीने वो घर जेब से पैसा निकाल रहा है। जब तक उस प्रॉपर्टी से कोई आमदनी ना आ रही हो, तब तक वो किताब के हिसाब से एक लायबिलिटी ही है। इसी एसेट कॉलम की अहमियत को समझाने के लिए किताब में 1974 का एक दिलचस्प किस्सा है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक MBA क्लास लेने गए थे। क्लास के बाद वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ बियर पी रहे थे। अचानक उन्होंने उन स्टूडेंट से पूछा, बताइए मैं किस बिजनेस में हूँ? सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। उन्हें लगा कि रे क्रॉक मजाक कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके कहा कि सब जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है, तो जाहिर है कि वो हैमबर्गर के बिजनेस में है। तब रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, उनका असली बिजनेस रियल एस्टेट है। क्या कमाल का नजरिया है। रे क्रॉक ने समझाया कि हैमबर्गर बेचना तो बस दुकान को चलाने का एक जरिया है। असली कीमत उस जमीन की है जिस पर वो फ्रेंचाइज खुली है। हर चौराहे, हर मेन रोड की सबसे बढ़िया लोकेशन पर मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग होती है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, यहां तक कि कैथोलिक चर्च से भी बड़ा। ये किस्सा सिखाता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने खुद के बिजनेस, अपने खुद के एसेट कॉलम पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ज्यादातर लोग किसी दूसरे की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, सरकार को अपनी कमाई से टैक्स देते हैं और बैंक को अपना लोन चुकाते हैं। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब लोग अपने नौकरी छोड़ दें।
किताब कहती है कि जो भी डे जॉब है वो करते रहनी चाहिए, पर साथ ही साथ अपने एसेट कॉलम को मजबूत बनाते रहना चाहिए। जब एसेट कॉलम इतना मजबूत हो जाए कि उससे आने वाला कैश फ्लो सारे खर्चों को पूरा कर दे, असल मायने में वही फाइनेंशियल आजादी है। एक और बड़ा फर्क ये है कि अमीर लोग महंगी गाड़ियां या लग्जरी चीजें कब खरीदते हैं। वो अपने खून पसीने की सैलरी से लग्जरी नहीं खरीदते। जब उनके एसेट्स उन्हें एक्स्ट्रा पैसा कमा कर देते हैं, तब वो उस पैसे से आयशो आराम की चीजें लेते हैं। जैसे लेखक की पत्नी का किस्सा है। उन्हें एक महंगी मर्सिडीज खरीदनी थी, पर उन्होंने उसके लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग से जो किराया आया, उस आमदनी से उस मर्सिडीज की ईएमआई भरी। जबकि एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति वही लग्जरी अपनी मेहनत की कमाई से या उधार लेकर क्रेडिट कार्ड पर खरीदता है। ये फर्क सच में आंखें खोल देने वाला है। अब एक और भारी विषय पर आते हैं, जो अमीरों का एक बहुत बड़ा हथियार है, टैक्सेस। अगर हम टैक्स के इतिहास को देखें, और यहाँ ध्यान रहे, हम किसी पॉलिटिकल विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उस तथ्य की बात कर रहे हैं जो किताब में बताया गया है। तो इतिहास बताता है कि शुरुआत में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में इनकम टैक्स जैसा कुछ था ही नहीं। जब वहां आम आमदनी पर टैक्स लगाया गया, तो जनता को ये कहकर मनाया गया कि ये टैक्स सिर्फ बड़े अमीरों से लिया जाएगा। एक तरह से रॉबिन हुड वाली कहानी पेश की गई कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की भलाई में लगाया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ सरकार के खर्चे लगातार बढ़ते गए, और जब खर्चे बढ़ते हैं तो सरकार को और पैसों की जरूरत पड़ती है। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वो टैक्स ब्रैकेट नीचे आता गया। जिस मिडिल क्लास और गरीब जनता ने अमीरों पर टैक्स लगाने के लिए वोट दिया था, अंत में वही टैक्स खुद उनके ऊपर भारी पड़ गया। आज हालत ऐसी है कि एक आम सैलरी पर काम करने वाला इंसान साल के शुरुआती 4 से 5 महीने सिर्फ उतना पैसा कमाता है जितना उसे सरकार को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर टैक्स आम आदमी पर लगता है, तो ये अमीर लोग कैसे बच जाते हैं? वो इंटेलेक्चुअल लोगों को, उन लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, आखिर आर्थिक मामलों में कैसे पीछे छोड़ देते हैं? इसका जवाब है कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके। आमतौर पर एक आम इंसान जब कॉरपोरेशन शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, हजारों मजदूर होंगे, ग्लास के बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे। पर असल में एक कॉरपोरेशन एक पेपर का टुकड़ा है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी अटर्नी के ऑफिस में एक फाइल के अंदर रखा होता है। और इस छोटे से पेपर में टैक्स बचाने का सबसे बड़ा लूपहोल छिपा होता है। उस लूपहोल का लॉजिक बहुत ही सिंपल और ताकतवर है। एक आम एम्प्लॉय की आमदनी और खर्च का साइकिल कैसा होता है? वो पहले पैसा कमाता है, फिर सरकार उसमें से अपना टैक्स काट लेती है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर एम्प्लॉय को अपना पूरा घर चलाना होता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन का साइकिल बिल्कुल अलग है। एक कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाती है, फिर उस पैसे से अपने सारे बिजनेस खर्चे निकालती है, जैसे गाड़ी, ट्रैवल, मीटिंग का खाना आदि, और आखिर में जो प्रॉफिट बचता है सिर्फ उस पर टैक्स भरती है। ये एक कम्प्लीटली लीगल टैक्स एडवांटेज है जो अमीर लोगों को उनकी दौलत बढ़ाने और बचाने में सबसे बड़ी मदद करता है। ये एक ऐसी चीज है जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है पैसे को इन्वेंट करना। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पैसा सिर्फ घंटों तक मेहनत करके ही कमाया जा सकता है, पर किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि पैसा कमाया नहीं, बनाया जाता है। फीनिक्स, एरिज़ोना के रियल एस्टेट मार्केट का एक जबरदस्त किस्सा है इस किताब में। एक वक्त था जब वहां आर्थिक मंदी आई हुई थी और लोग डर के मारे प्रॉपर्टी बेच रहे थे। लेखक ने देखा कि एक घर की असली कीमत $75,000 थी, पर बैंक्रप्सी की वजह से वो घर मात्र $20,000 में मिल रहा था। अब यहाँ प्रोसेस को ध्यान से सुनना जरूरी है। लेखक ने उस घर का सौदा पक्का कर लिया। डाउन पेमेंट के लिए उन्हें $2,000 चाहिए थे। उन्होंने अपने एक दोस्त से वो $2,000 90 दिनों के लिए उधार लिए। घर अब उनके नाम हो गया। उसके तुरंत बाद उन्होंने एक ऐड दिया और उस घर को $7,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा, वो भी बिना किसी डाउन पेमेंट के। एक बायर जल्दी से मिल गया क्योंकि उसे तुरंत डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ रही थी। अब डील के मुताबिक बायर और लेखक के बीच $40,000 का एक प्रॉमिसरी नोट बन गया। इस नोट पर लेखक को हर महीने 10% इंटरेस्ट मिलने लगा। लेखक ने अपने दोस्त के $2,000 इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर दिए। अगर इस पूरी डील का हिसाब लगाया जाए तो लेखक की अपनी जेब से कितना पैसा लगा? 0। लेकिन उनके एसेट कॉलम में एक $40,000 का प्रॉमिसरी नोट जुड़ गया
जो हर महीने एक लगातार कैश फ्लो दे रहा था। यानी उनका अपना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, पर उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फिनिटी था। पैसे से पैसा नहीं बनाया, यहाँ दिमाग और अग्रीमेंट से पैसा इन्वेंट हुआ। जैसा लेखक ने अपनी किताब में कहा है, मनी इज नॉट रियल, इट इज एन अग्रीमेंट। पैसा एक आपस की सहमति है। ऐसी डील को पहचानने और एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अलग-अलग स्किल्स को आपस में जोड़ने की जरूरत होती है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है सिंगापुर की एक फीमेल रिपोर्टर का। उसने लेखक का एक इंटरव्यू लिया और बातों ही बातों में बताया कि उसके लिखे नॉवल बहुत अच्छे होते हैं, लोग तारीफ भी करते हैं, पर वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। लेखक ने उसे पूरी ईमानदारी से सलाह दी कि उसे जाकर सेल्स और मार्केटिंग का कोई ट्रेनिंग कोर्स कर लेना चाहिए। ये सुनकर उस रिपोर्टर को बहुत बुरा लगा और वो गुस्सा हो गई। उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री थी, वो खुद को एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल मानती थी और सेल्स के पेशे को बहुत ही छोटा और घटिया काम समझती थी। वहीं पर लेखक ने ध्यान दिलाया कि ध्यान से पढ़िए, मेरी किताब के कवर पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। दुनिया ऐसे हजारों टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड और बेहतरीन काम करने वाले लोगों से भरी पड़ी है, जो आर्थिक रूप से हमेशा स्ट्रगल करते हैं। उन्हें लगता है कि बस किसी एक ही स्किल में महारत हासिल कर ली तो दुनिया उनके आगे झुक जाएगी। लेकिन किताब में JOB शब्द को एक नया अर्थ दिया गया है, जस्ट ओवर ब्रोक, यानी कंगाली की हालत से जरा सा ऊपर। अलग अलग स्किल्स जैसे कि राइटिंग के साथ सेल्स, मार्केटिंग के साथ अकाउंटिंग या लॉ की समझ, इन सब का आपस में जुड़ना, जिसे सिनर्जी कहते हैं, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है। नई चीजें या नए स्किल्स सीखना बिल्कुल नए सिरे से जिम जाने जैसा होता है। शुरू में जाने से डर लगता है, बॉडी में दर्द होता है, आलस आता है, पर एक बार मोशन में आ गए तो उसके फायदे साफ दिखने लगते हैं। और इसी डर की वजह से ज्यादातर लोग पहला कदम ही नहीं उठाते। पैसे खोने का डर। दुनिया में ऐसा कोई अमीर इंसान नहीं होगा जिसने कभी पैसा ना खोया हो, लेकिन ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं खोया क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। इस डर को दूर करने के लिए टेक्सास के लोगों का नजरिया बड़ा ही सटीक लगता है। वहां के लोग हारने से डरते नहीं हैं। उनका एक नारा है, रिमेंबर द एलमो। एलमो की जंग में टेक्सास वालों को एक भयानक मिलिट्री हार का सामना करना पड़ा था। पर उन्होंने उस हार को छुटाने या उस पर रोने की जगह उस हार को एक प्रेरणा, एक आग में बदल दिया। हारने का डर अमीर बनने की खुशी पर हावी नहीं होना चाहिए। हार एक विजेता को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यही हार एक हारने वाले को अंदर से तोड़ देती है। डर के आगे जो एक और रुकावट आती है वो है सिनिसिज्म, यानी हर चीज पर शक करना, हर नई चीज में पहले बुराई या खतरा ढूंढना। बचपन में हम सब ने वो चिकन लिटिल की कहानी सुनी है, जो गांव में चिल्लाता घूमता था कि आसमान गिरने वाला है। आज भी लोगों के दिमाग में एक छोटा सा चिकन लिटिल बैठा होता है। जब भी कोई बढ़िया आर्थिक अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग अजीब से एक्सक्यूज देने लगते हैं। जैसे लेखक ने किसी को बताया कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो उस इंसान का जवाब था कि मैं अपने किराएदार के टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वहां इन्वेस्ट नहीं करूंगा। यही उनका सिनिसिज्म है। वो प्रॉफिट और आज़ादी की जगह किसी इमेजिनरी खराब टॉयलेट पर फोकस कर रहे हैं। और ऐसी सोचों के पीछे एक और बड़ा फैक्टर छुपा होता है, आलस, यानी लेजीनेस। अब आलस का मतलब सिर्फ सोफे पर पड़े रहना नहीं होता। ज्यादातर लोग जो आलस करते हैं वो दरअसल अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी दिखाते हैं। हमेशा खुद को दफ्तर के लंबे कामों में या टीवी देखने में या फैमिली के किसी छोटे मोटे काम में उलझा कर रखना, ये भी आलसी होने का एक तरीका है, ताकि जो असली समस्या है, जो आर्थिक स्ट्रगल है, उसके बारे में फुर्सत से सोचना ही ना पड़े। इस आलस का एक बहुत ही कारगर इलाज इस किताब में बताया गया है, और वो इलाज है थोड़ा सा लालच। जैसे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता कहने से इंसान का दिमाग सो जाता है और एक तसल्ली मिल जाती है। पर जब दिमाग को मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं का सिग्नल मिलता है, तो अंदर थोड़ा लालच, एक एम्बिशन जन्म लेता है, जो उस आलस को तोड़कर मेहनत और दिमाग लगाने पर मजबूर कर देता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इस किताब के सबसे मुख्य बिंदु बहुत साफ हैं। असली दौलत लगातार बढ़ती सैलरी नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता हुआ एसेट कॉलम है। रैट रेस को पहचानना होगा जहां डर और लालच इंसान को गुलाम बना देते हैं। उस डर पर काबू पाकर, एक्सक्यूजेस छोड़कर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करना ही एकलौता रास्ता है।
पैसे के बारे में नई चीजें सीखना थोड़ा मुश्किल और पेनफुल लग सकता है, पर वही आने वाले समय में फ्रीडम देता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में किताब के आखिरी पन्नों से निकला एक ऐसा विचार है जो शायद सबके दिमाग में एक झंझनाहट पैदा कर दे। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों को देखिए, रॉकेफेलर फैमिली, फोर्ड फैमिली, इनकी दौलत सदियों तक कैसे बढ़ती चली गई। वो इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उन्होंने अपनी तिजोरियां बंद कर ली थीं, बल्कि ये अमीर लोग और उनके ट्रस्ट हमेशा अपना पैसा सोसाइटी को दान करते रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पैसा पाने के लिए पहले पैसे को खुले दिल से देना सीखना पड़ता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी यहाँ सबसे ज्यादा काम करता है। ये विचार वाकई बहुत गहरा है। अगर पैसे को खुले दिल से छोड़ना, सोसाइटी को वापस देना और दान करना ही उसे दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने का सबसे बड़ा राज है, तो सोचिए, क्या डर के मारे पैसे को तिजोरी में या अपनी मुट्ठी में जोर से दबा कर रखने की वही आदत तो नहीं जो सदियों से आम समाज को इस रैट रेस में फंसा कर रखी हुई है? क्या हमारा अपना पैसा खोने का डर ही वो बेड़ी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान को फुर्सत में अपने आप से पूछना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा को हम इसी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। उम्मीद है रिच डैड पुअर डैड के इन पन्नों ने कुछ पुराने भ्रम तोड़े होंगे और सोचने के नए रास्ते खोले होंगे। द डीप डाइव के अगले विषय के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।